जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 होने वाला है, इसके लिए इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी जो आपका घटना चक्र है, ये सभी घटना चक्र के क्वेश्चन है, इसलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे बीपीएससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, तो अच्छे से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम 51 नंबर से कवर करेंगे। आपका क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपका 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है आपका जम्मू कश्मीर। और ये कौन सी मिट्टी में होता है? ये करेवा मिट्टी में होता है। अगर आपसे पूछता है कि केसर के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वो है करेवा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना। इसमें जो है जूट नकदी फसल है, मूंगफली भी है, गन्ना भी है। ये आपका ज्वार जो है नकदी फसल के श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। जैसे पहला है खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसलें, फिर चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज। ये जो है खाद्यान्न फसलों में दो तरह की आती हैं, एक चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दूसरा दलहन। फिर गैर खाद्यान्न फसलें जो है जिन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं। खाद्यान्न फसलों को खाद्य फसलें कहते हैं और गैर खाद्यान्न फसलों को नकदी फसलें कहते हैं। और नकदी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, याद होना चाहिए आपको। तिलहन, मूंगफली, रैपसीड और सरसों। और दूसरा है आपका रेशेदार। जो रेशेदार होते हैं उसमें जो है कपास, जूट और मेस्ता। तो फिर है आपकी बागानी फसलें। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न और बागानी। तो इसमें जो है बागानी फसलों में, और ये जो बागानी फसलें हैं ना, ये गैर खाद्यान्न के श्रेणी में ही आती हैं, क्योंकि ये नकदी फसलें होती हैं। तो बागानी फसलों में चाय, कॉफी, रबड़ और चौथा है अन्य, जो गन्ना और तंबाकू, आलू। ये सभी जो है नकदी फसलें के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 53। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के संपन्न हैं? बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा 2 सबसे बड़े लौह अयस्क संपन्न राज्य हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? बैलाडिला की बात कर रहे हैं कि बैलाडिला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, सीडेराइट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लिमोनाइट या मैग्नेटाइट। में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपका जो है जो बैलाडिला है, बैलाडिला खान, ये कहाँ स्थित है? आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडिला खान आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट जो है कोयला मिलता है आपको, ठीक है, हेमाटाइट लौह है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन में दिया था हेमाटाइट, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। झारखंड में कोयले की खान स्थित है, ये बताना है कहाँ स्थित है? झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहरदगा में। तो झारखंड में जो है कि झरिया में जो है कोयले की खान स्थित है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और यह देश के अधिकांश कोकिंग अर्थात कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। जबकि जमशेदपुर मुख्यतः, जमशेदपुर आपका इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। लोहरदगा की बात करेंगे तो यहाँ पर बाक्साइट के लिए फेमस है। और उत्पादन के लिए जो है रांची जो है भारी मशीनों के निर्माण के लिए, जो भारी मशीनें हैं उनके निर्माण के लिए रांची प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो भूमिगत दोहन होता है ये आपका 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। जो भूमिगत कोयला का दहन है ये आपका झारखंड में सबसे अधिक होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अभी जस्ट बताया, थोरियम, रेशम, सोना या कोयला।
जो झरिया क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। 56 और 59 दो बार ये जो है प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न था। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर जो है बताना है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। ठीक है, इसे बताना है कौन सा सही है। तो निम्न कोटि का जो कोयला है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, तो ये जो है निम्न भारत में बताना है भारतीय कोयला के बारे में। तो ये तो है आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा सही है। मतलब भारत में जो कोयला है वो सामान्य प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो ये जो है सही हो जाएगा। और धुलाई संस्थानों के उपयोग क्षमता में, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे संस्थानों की भी कमी है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। कार्य संचालन कीमतें, ये भी सही है। मतलब कार्य को संचालन करने में भी बहुत ऊंची कीमत आती है। ये सभी इसके पॉइंट सही है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात या डिगबोई असम। आप सभी को पता है कि भारत में सबसे पुराना जो तेल का कुआं है या तेल के भंडार है वो डिगबोई असम में पाया गया था। ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल का जो भंडार है डिगबोई असम में है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। अभी हम पढ़ेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1950 और 1960 के दौरान, 1930 और 1940 के दौरान, 1990 और 2000 के दौरान, या 1970 और 1980 के दौरान। ये आपका 1970 से 1980 के दौरान जो है भारत में तेल संकट उत्पन्न हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी, ये बताना 1994 में क्या थी? 300 किलोग्राम तेल के बराबर, 360 किलोग्राम तेल के बराबर, 243 किलोग्राम तेल के बराबर, या 343 किलोग्राम तेल के बराबर। ये जो है थी आपके 243 किलोग्राम तेल के बराबर। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 294 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन तेल के बराबर है। तो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का एक तिहाई है, अतः निकटतम विकल्प सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ये बताना है सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा है। तो ये जो है आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादक जो है कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। दिए गए राज्यों में कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है। 31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार जो है सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक है 7,355.17 मेगावाट, राजस्थान 5,732 मेगावाट, 5,732.58 मेगावाट। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश जो है 4,203 मेगावाट की, और तेलंगाना की बात करेंगे यह है 3,952.12 मेगावाट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 63। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम और बिजली का विक्रय, कौन क्या बताना है आपको, इसमें सही बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, तो सही की बात की गई है, बताना है आपको। फिर प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा हैं, ये भी बताना है। प्रसारण एवं वितरण हानियां जो है काफी ज्यादा है। तो राज्य विद्युत बोर्डों के लिए जो है वाणिज्यिक स्वायत्तता, जो वाणिज्यिक स्वायत्तता है उसमें कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान जो है सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वयन किया है। उपयुक्त में से कौन से सही है ये बताना है। तो इसमें जो है जो सही हो जाएगा वो है आपका कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन में लागत में सबसे कम और बिजली का विक्रय, ये भी सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं, ये भी सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है, ये भी सही है। और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को भी क्रियान्वित किया है,
इसके सभी ऑप्शन सही हुए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 64। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद या टाटानगर? आप सभी को पता है टिस्को जो है संयंत्र आपका, ये जो है टाटानगर में स्थित है। टिस्को जिसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और ये टाटानगर जमशेदपुर में स्थित इस कारखाने की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। रूस के सहयोग से जो है किया गया था इसका स्थापना। 65 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट? आप सभी को ये क्वेश्चन शायद पता ही होगा किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है बिहार में जो है डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहीं पे बता देते हैं सबसे अधिक जो है बिहार में डालमिया में जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है चीनी है, कागज मिल भी है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतड़ी? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आप सभी को पता है जो तांबा उद्योग स्थापित है ये जो है आपका राजस्थान खेतड़ी में स्थित है। खेतड़ी कहाँ स्थित है आपका? राजस्थान में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। खेतड़ी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग एवं रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। ये आप याद रखिएगा। तारापुर जो है आपका परमाणु ऊर्जा उद्योग, टीटागढ़ आपका कागज उद्योग और रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 67 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन, लौह अयस्क खनन? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राजस्थान का जो राज्य का खेतड़ी बेल्ट की बात करेंगे ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए, अभी जस्ट बताया आप। 68 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जो स्वर्णिम परियोजना है ये आपका नेशनल हाईवे जो होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो होती है उसके लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर्णिम पूछ लेता है स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से जो है राज्य शामिल है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर कौन कौन से थे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय मार्ग से, जिला मार्ग से या ग्रामीण सड़कों से? 40% जो सड़क परिवहन है वो राष्ट्रीय राजमार्गों से ही होता है। वर्तमान 31 मार्च 2017 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 1,14,158 किलोमीटर है, जो देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.94% है। किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई हो गई है 1,40,995 किलोमीटर। यह अब डाटा नया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाब, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाब? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये जो है हिमालय पर्वत श्रेणियों से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ये है आपके पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल जो है टनल श्रेणी जो है आपके ये अटल टनल को पार करती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? 12,429 बंगलुरु सिटी जंक्शन, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, 12,433 चेन्नई सेंट्रल या 12,435 डिब्रूगढ़ टाउन? तो सबसे अधिक जो दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो आपकी त्रिवेंद्रम सेंट्रल। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
प्रश्न काल में त्रिवेंद्रम जो राजधानी यात्री ट्रेन 12,431 अधिकतम दूरी तय करती थी। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक, अगर आप सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन की बात की जाए तो उसमें आपका आएगा गतिमान एक्सप्रेस। 72 नंबर क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया 1988 में, 1987 में, 1989 में या 1996 में। कुरियर सेवा से जो है प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया था 1986 ईस्वी में। तो आपका 53 और 55 दो बार बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। 73 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। और दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक वाइक करते जाइए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी करते रहा करिए, ठीक है। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा 1986 में प्रारंभ हुई थी, ये बात आप याद रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। 1951 में, 1981 में, 1851 में या 1861 में। तो इसको जो है बताना है आपका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 1951 तो होगा नहीं, 1981 भी नहीं होगा, 1851 भी नहीं होगा, 1861 भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके यहाँ पे 1900 लगभग जो है। ये भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो है 1805 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ शुरू हुआ था, ठीक है। और दूरभाष की बात करेंगे तो ये जो है आपका 1882 के लगभग हुआ था, 1882 में। तो इसलिए जो है इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज लिखेंगे, नन ऑफ दीज। इसके लिए आप देख सकते हैं भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी और 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची तत्कालीन भारत में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए और 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा औपचारिक स्थापना की गई थी। ये याद रखिएगा 1882 में हुई थी, इसलिए जो है इसके कोई ऑप्शन सही नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है 74, पाट अंचल जो पैट रीजन है अवस्थित कहाँ है, ये बताना है। बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में। जो पाट अंचल है यह आपका झारखंड में अवस्थित है। पाट अंचल जो है छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है और ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है झुमरी तलैया? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। तो जो आपकी झुमरी तलैया है ये आपके झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा। जो है झुमरी तलैया झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था, ये भी आप याद रखेंगे, पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था। 76 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है बताना है। सबसे अधिक है आपका मध्य प्रदेश का, पहले में आएगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा। इसके बाद फिर किसका है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का, सेकंड में आ जाएगा। फिर है आपका आंध्र प्रदेश, ये थर्ड में आ जाएगा। लास्ट में 4 नंबर पे बिहार, तो 4 में बिहार हो जाएगा, मतलब लास्ट में 2 होगा, यही सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है आपका कच्छ, याद रखेंगे, सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ जिला है, ठीक है। कच्छ की बात करेंगे तो ये 45,674 45,674 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा, 45,674 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम, असम की राजधानी आप सभी को पता होगा, असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर, याद रखिएगा। और ये 6, 7, 8, 9 तो असम जो है 7 राज्यों एवं केंद्र शासित, तो टोटल जो है 7, याद रखिएगा, 7 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। कोई केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगता है, ये भी याद रखेंगे। और जो है
पश्चिम बंगाल से लगती है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ये जो है 7 राज्य हैं जहां से असम की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। गद्दी लोक निवासी हैं मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के या मेघालय के। गद्दी की बात करेंगे, गद्दी आपके हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, बोडो निवासी हैं, ये बताएं बोडो जो है कहाँ के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के। बोडो निवासी की बात करेंगे तो यहाँ पे गारो पहाड़ी, ये असम मेघालय वाले क्षेत्र में है, तो ये जो है ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गारो पहाड़ी में बोडो निवासी स्थित रहते हैं। ठीक है, बोडो जनजाति एक नृ जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, अब गारो जनजाति है, ये बताना है गारो जो जनजाति है ये कहाँ की जनजाति है। ठीक है, जो गारो जनजाति है ये असम की, मणिपुर की, बताना है किस कहाँ की है, असम की है कि मणिपुर की है या मिजोरम की है, जो भी है बताना है आपको। असम, मेघालय, मिजोरम, तो फिर क्या ऑप्शन दिया हुआ है? मिजोरम या मेघालय। तो जो है ये आपकी गारो जो जनजाति है, कहते हैं गारो जनजाति आपकी असम, मेघालय, मिजोरम ये सभी में निवास करती है। मिजोरम में भी, मेघालय में भी और असम में भी। आप देख सकते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम में मिजोरम 3 राज्यों में पाई जाती है। अतः उपयुक्त में से किसी भी इसका जो है एक से अधिक, अगर ये ऑप्शन यहाँ पे बनाया जाए तो एक से अधिक राइट आंसर होगा, एक से अधिक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 6000 मीटर तक होती है, 600 मीटर तक होती है, 800 मीटर तक होती है या 100 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की जो गहराई है लगभग 6000 मीटर तक होती है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी नदी और गंगा या नर्मदी। तो ये जो है सबसे बड़ी वाह नदी की बात करेंगे तो वो है आपकी गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। वाह मतलब एक तरह से आप वाह है वो समझ लीजिए, बहने वाली नदी की बात कर रहे हैं। लंबाई में सबसे अधिक है गंगा, कितनी है? 2525, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर। अरे जीरो नहीं लगेगा, 2525 है। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियां दी हुई हैं। गंगा नदी 2525, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो सबसे बड़ा शहर जो है वो है आपका कानपुर। कानपुर शहर जो है सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अब आपका 85 नंबर क्वेश्चन है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त सभी। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, तीनों जो ये 3 नदियां हैं सभी का जो है यहाँ से उद्गम स्थल है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 86। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी आपके ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां, इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रह्मपुत्र और गंगा हो गए, इससे 2 से तो क्वेश्चन पूछता ही है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जयमूली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी रिहंग, दिशांग और कोपली। ये जो है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां थी। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जो है सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत अर्थात चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ये जो है 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछे कोई कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है, तो ये तिब्बत, चीन है, भारत है और बांग्लादेश, 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। 87 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने।
निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। ठीक है, इसमें बताना है और सही उत्तर का चयन भी करना है आपको। ठीक है, इसका जो है अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्ष भर हैं। ये भी सही है। मतलब कुछ नदियां हैं जो हिमालयी नदियां 12 मासी रहती हैं, जबकि अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर हैं। एकदम सही। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। जो हिमालयी नदियां हैं इनकी ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक है। ये भी बात सही है, क्योंकि हिमालयी जो नदियां हैं ये ऊंचाई से गिरती हैं, इसलिए इनमें ढाल ज्यादा होता है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये नहीं है। ठीक है, इनमें जब ज्यादा ढाल नहीं रहती तो क्षरण कैसे होगा, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। 1 और 2 इसके सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? नर्मदा नदी, सोन नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी? भ्रंश द्रोणी की बात करेंगे। भ्रंश द्रोणी से जो है नदी होकर बहती है उसका नाम है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो यहाँ बताना है पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती हैं उनमें है आपकी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है ये दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती हैं। 3 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। पश्चिम दिशा बोले तो इधर से ऐसे ऐसे करके प्रवाहित होती हैं। ठीक, और राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ये उत्तर पश्चिम से ऐसे प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्व की दिशा में। ठीक है, ये ऐसे राप्ती आपके प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 90। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पे मध्य प्रदेश तो नहीं आएगा क्योंकि ये कावेरी आपकी दक्षिण भारत की नदी है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश जहाँ पे है वो गलत ही हो जाएंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप ऐसे जो है एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से? तो सोन और नर्मदा है ये तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, लेकिन महानदी की बात करेंगे तो महानदी जो है धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पे देख सकते हैं धमतरी के सिहावा पहाड़ी से होकर के निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से अगर सभी को लेके चलेंगे तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगर सभी को लेके चलेंगे ये ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे महानदी को हटा दें तो फिर इसका आंसर अमरकंटक हो जाएगा। आप क्वेश्चन एग्जाम में याद रखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। जो आपकी दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई है 592 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? भूमि बंधित नदी है ये बताना है। भूमि बंधित नदी है ताप्ती, कृष्णा। ठीक है, इसमें बताना है कौन सी जो है भूमि बंधित नदी है। ठीक है, तो ताप्ती, कृष्णा और फिर क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, लूनी, नर्मदा। तो लूनी जो है आपके भूमि बंधित नदी है, अर्थात ये जो है भूमि में ही समाप्त हो जाती है। ये आपके राजस्थान में है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका जो संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है, शेष समुद्र में मिलने वाली नदियां होती हैं, इसलिए जो है ये भूमि में भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94।
निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया, ये बताना है। सोन, गंडक, कोसी, गंगा। तो जो कोसी नदी जो है सब नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है, इसलिए जो है इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू आपकी क्लास पढ़ा रहे हैं। ये जान लीजिए कि मतलब अगर हम आपके आधे घंटे ले रहे हैं, 30 मिनट ले रहे हैं, तो 30 मिनट में आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका जो है विस्तार भी बताते हैं। लगभग 60-70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक एक ही मतलब एक क्लास में हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ऐसी जगह क्लास ही कीजिए जहाँ पे ऐसे ही मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करवाएं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ना ही आपको यूट्यूब में ही रहना है। 2-3 घंटे यूट्यूब करके इसके बाद बाकी के आपको अपना समय जो है सेल्फ स्टडी देना है। याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी जो है सबसे बेहतर होती है। यूट्यूब पे क्लास कीजिए, इसके बाद सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। विदाउट सेल्फ स्टडी आप जो है क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए याद रखिएगा सेल्फ स्टडी जो है ज्यादा टाइम तक दिमाग में रहता है। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने मार्ग को प्रवाह जो है बदला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा जो नदियां हैं ये आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ठीक है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं। स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है आम्र वर्षा है, मैंगो शावर क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल। आम्र वर्षा से क्या तात्पर्य है ये बताना है। ठीक है, तो आम्र वर्षा की बात करेंगे तो ये जो है आम्र वर्षा, तो इसे जो है जो आपके मई और महीने में होने वाली वर्षा होती है। ठीक है, एक तरह से याद रखिएगा, आमों की बौछार नहीं है, आम का टपकना ये भी नहीं है, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा ये नहीं, मार्च अप्रैल नहीं होगा। ठीक है, मई महीने में वर्षा होने वाली, मई में जो वर्षा होती है उसे हम, मई और जून के महीने में जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं आम्र वर्षा। इसका जो राइट आंसर तो सी हो जाएगा, बट मार्च अप्रैल ना होकर के यहाँ पे मई होगा। हम देख सकते हैं आप यहाँ पे कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ी झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाजम कहते हैं। ठीक है, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। मई महीने में आम्र वर्षा होती है, इसी टाइम पे आम्र जब वर्षा होती है तो आमों के पकने का सीजन आ जाता है, इसलिए आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। देख सकते हैं बंगाल एवं असम में अप्रैल और मई में होने वाली तड़ी झंझावात के साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से आप समझ सकते हैं, आपको बता दिए हैं। वैसे तो इसका कोई ऑप्शन नहीं था, बट अगर यहाँ पे मई हो जाते हैं ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े अर्थात विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? अब ये देखो, आप तो कुछ सबको पता है बीपीएससी जो घटना चक्र है, घटना चक्र के क्वेश्चन है और घटना चक्र के बुक से ही करवा रहे हैं, तो इस वजह से जो भी क्वेश्चन है सब घटना चक्र के हैं। हमने कोई क्वेश्चन अपने से डिसाइड नहीं किया है। आयोग ने जिस प्रश्न का उत्तर जो बताया है उसके आंसर बाद में इसमें सही दिए हुए हैं। ठीक, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े अर्थात विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो यहाँ पे किस राज्य में जो है जाड़े में मौसम में बारिश मिलती है? वो है आपका तमिलनाडु। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मौसम मानसून जो लौटता हुआ मानसून है उससे तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 60 से 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। 13 पूंजी अवस्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। असम राज्य, मणिपुर राज्य, मेघालय राज्य, ये मिजोरम राज्य। 13 पूंजी जो अवस्थित है मेघालय राज्य में स्थित है और
जो है चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित मेघालय में स्थित है। मासिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था। अब वर्तमान में कौन सा है? मासिन राम है, इससे पहले चेरापूंजी था। 100 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करेंगे पूरा। सूची 1 को सूची 2 के सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं बताना है कौन कौन सी हैं इसमें। बाढ़, बाढ़ की बात करेंगे तो बाढ़ जो है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, ये सही हो जाएगा। भूकंप की बात करेंगे तो भूकंप आपका हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, हिमालय के गिरिपाद वाले क्षेत्र में भूकंप आते हैं। फिर सूखा प्रदेश की बात करेंगे तो यह है आपका जो है सूखा प्रदेश मध्य पूर्वी भारत, मध्य पूर्वी भारत जो है सूखा प्रदेश क्षेत्र होता है। और चक्रवात की बात करेंगे, ये जो है झारखंड और उत्तरी उड़ीसा वाले क्षेत्र में चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है A3, B1, C4, D2, इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, हाँ इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन, फ्लड फॉरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और वर्तमान में इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया, ठीक है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में एवं 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपाद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। और सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है मध्य पूर्वी भारत है, ठीक है। उम्मीद है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आपको उसका जो है आंसर कमेंट करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि जो है भारत में जो है चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चीनी का कटोरा इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन है आपका पहला ए है, बी, सी और डी। यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, एपी और गुजरात, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा।